गाजा में हमास ने खान यूनिस में एक बड़ी स्ट्राइक कर दी है। कम से कम 5 इजरायली सोल्जर्स या तो घायल हो गए हैं या मारे गए हैं। और कल की जो भिड़ंतें हुई थी, कल की जो मुठभेड़ें हुई थी, उनकी भी खबर अभी तक नहीं आई है। लेकिन जो एक परसों घटना हुई थी अल-मुंतार में, खान यूनिस में, उसका जो वीडियो भी आ गया है जिसमें एक D9 बुलडोजर हमास ने उड़ा दिया है। अब देखिए, अब विडंबना देखिए, लगातार 3 तारीख से हमास मारे जा रहा है। शुजैया में एक 3 तारीख की घटना कल मालूम चली, तो उसके हिसाब से एक हफ्ते में 10 इजरायली सैनिक ऑफिशियली मारे गए, अनऑफिशियली जो है उसकी संख्या ज्यादा है। उसके बाद अभी फिर यह अल मनारा की घटना और आज जो मुठभेड़े अभी चल रही हैं उनके बारे में धीरे धीरे जानकारी आ रही है। जितनी जानकारी आई है वो हम आपको बताएंगे। जो 5 इजरायली सोल्जर घायल हैं, तो अभी देखिए आज की तारीख 9/6/2025, 9 जून 2025। आज के दिन मैं आपको फिर से गुजारिश कर रहा हूं कि ये वीडियो अंत तक देखिएगा। हमें हमारे व्यूज कम करने की साजिश हो रही है, बदस्तूर जारी है। कभी 70,000 आते हैं, कभी 50,000 आते हैं। हमारी 1,05,000 के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। हमें कम से कम 80 से 90,000, 1 लाख व्यूज आराम से आने चाहिए। हम फिर आपसे कह रहे हैं, जैसे ही आप देखिए, किसी भी टाइम मैं डालूं, देखिए समय हम पे निर्धारित, हम पे मतलब मुझ पे निर्भर नहीं है, क्योंकि घटनाएं ऐसी हो जाती हैं तो उसमें आगे पीछे होता है। अब 8 बजे डालूं, 8:30 बजे डालूं, 9 बजे डालूं, 9:30 बजे डालूं, मैं जानता हूं आप लोगों का समय बहुत ही कीमती है। आप लोग सब लोग मजदूर, एक वर्किंग क्लास से आते हैं, मिडिल क्लास से आते हैं। मैं जानता हूं इस बात को। मैं भी उसी बैकग्राउंड से आता हूं। हमारा पहले चाहे भले ही इलीट फैमिली रही हो, लेकिन अभी हम भी उसी बैकग्राउंड से आते हैं, तो हमारे सामने भी बहुत सारा प्रेशर है। तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, हम लोग सब कुर्बानी दे रहे हैं और आप प्लीज अपने समय को हमारे वीडियो के लिए निकाल के रखिए। ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर हमें 1000 कमेंट्स रोज चाहिए। अब देखिए, मैं आता हूं जो आज जो घटनाएं हुई है हमास को लेके, एक व्यापक चर्चा इजरायली मीडिया में भी शुरू हो गई, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ईरान को लेके बड़ी घटनाएं, बड़ी खबर है। उसके बाद सीरिया, लेबनान, रशिया, यूक्रेन, ये जो सारे देश है, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत कुछ हुआ है। गाजा फ्लोटिला को लेके बहुत कुछ हुआ है। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले, जैसे मैंने पहले कहा, हमास की घटनाओं से। अब हमास में देखिए, जो मामला फंसा है 3 जून से लेके 9 जून हो गई आज, और अभी तक 6 जून के जो आंकड़े थे उसमें 10 इजरायली सोल्जर हमास मार चुका है। उसके बाद जो अल-मंतार खान यूनिस की जो घटना का वीडियो आया, और एक वीडियो और आया है जबलिया ईस्ट का। ये 2 वीडियोज आए। जबलिया ईस्ट वाले वीडियो में कम से कम 3 या 4 इजरायली सोल्जर्स ऐसा दिख रहा है कि मारे गए। अल-मुंतार का जो वीडियो है D9 बुलडोजर जिसमें उड़ाया गया, उसमें एक इजरायली सोल्जर तो पक्का मारा गया। तो अब आप सोचिए, ये 10 की संख्या, ये क्या, ये 14 है, ये 15 है? यही मैं कह रहा हूं आपसे। लगातार ऐसी खबरें आ रही है, एकदम मैं आपको रियल टाइम में लाइव बता रहा हूं। एक तरह से मतलब ये कोई आपको एक जैसे ऐसे चीजें हो रही, मतलब आपको हम न केवल खबरें दे रहे हैं, बल्कि खबरों में जो उतार चढ़ाव है वो भी आपको बता रहे हैं कि खबरें कैसे पहुंच रही हैं। खबरों में जो उतार चढ़ाव है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। खबरें देना एक पॉलिश्ड वे में, वो तो प्रोफेशनल काम है, वो तो कोई भी प्रोफेशनल कर लेगा। मैं खुद इतना बड़ा प्रोफेशनल, मेरा जर्नलिज्म, टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक में एक लंबा इतिहास रहा है, और जिसमें हमने एकदम जैसे मीडिया में काम होता है उस तरह से काम किया है। लेकिन आज स्थिति दूसरी है, दुनिया बदल गई है। अब चीजें एकदम अलग तरह से हो रही हैं। अब देखिए, वहां पर एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी है, एक तरफ रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस अंडरग्राउंड हो गया है, और अंडरग्राउंड से वो खबरें नहीं आ पा रही। सोशल मीडिया इतना बढ़ गई है, इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड इतना बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो गई, इंटरनेट पूरी दुनिया में छा गया। लेकिन रेजिस्टेंस को अभी उसी स्थिति, और ज्यादा वियतनाम वॉर से भी ज्यादा प्रिमिटिव स्थितियों में काम करना पड़ा, जबकि हथियार उसके पास आधुनिक भी हैं। अब आप देखिए, ये जो विडंबना है, ये जो एक अजीब तरह का कॉन्ट्रडिक्शन है, वो हम आपकी, तो इसलिए खबरें जैसे आ रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। हमास के बारे में देखिए, एक और बात बता दें, जो अभी जो घटनाएं चल रही हैं, 2 बड़ी घटनाएं, एक नॉर्थ गाजा में, एक साउथ गाजा में। अब साउथ गाजा में अगर वो राफा में चल रही है, तो राफा खान यूनिस के बीच में, तो इसका मतलब है कि जो IDF क्लेम कर रही थी कि राफा ब्रिगेड को हमने खत्म कर दिया है, और अब हम खान यूनिस और शुजैया ब्रिगेड, खान यूनिस ब्रिगेड, शुजैया ब्रिगेड
और जो नॉर्थ गाजा की जो ब्रिगेड है, बेत लहिया जबलिया ब्रिगेड, उससे लड़ रहे। तो राफा ब्रिगेड, इसका मतलब कि फिर से जिंदा हो गई। और हमेशा यही हुआ है, हमास ये आईडीएफ बार बार कुछ इलाकों को जीतती है और फिर बार बार उसको वापस जाना पड़ता है उन्हीं इलाकों में। और नॉर्थ गाजा एक बार जीत ली थी, पूरी लड़ाई फिर से हुई, फिर हमास जीत गया। सेंट्रल गाजा में यही स्थिति हुई, साउथ गाजा में भी यही स्थिति हुई। खान यूनिस में 2 बार आईडीएफ एक बार जीतने का दावा कर चुकी है, 2024 में फिर हमास जीत गया। अभी फिर उसने राफा में दावा किया है कि हमने राफा ब्रिगेड खत्म कर दी, और फिर से हमास वहां पर देखिए अभी जो मुठभेड़ चल रही है वो राफा में चल रही है। और राफा में एक इसको पॉइंट बनाया, क्योंकि हमास ने कहा है कि जहां जहां तुम कहोगे कि हम खत्म हो गए हैं, वहां वहां हम फिर से ऊपर जाएंगे, वहां वहां हम फिर से हमारे, तो इतने सर हमारे पास हैं, तुम जितने सर काटोगे नया उसमें उगाएगा। ये पूरी स्थिति राफा में चल रही है। अब राफा में सोचिए आप कि एक बिल्डिंग जो जहां पर जो आईडीएफ सिक्योर कर चुका था, ये उस तरह से बूबी ट्रैप नहीं थी जैसे पहले हुआ था, आईडीएफ सिक्योर कर चुका था, आईडीएफ के लोग उसमें बाकायदा रह रहे थे और उसको अपने बेस की तरह यूज करे थे राफा में। उसके नीचे की टनल आईडीएफ ने कहा था कि हमने डिस्ट्रॉय कर दी। उस घर में जब आईडीएफ के कुछ लोग बाहर गए अपने बेस कैंप, लौटे हैं तो उसमें हमास के फाइटर्स थे, और हमास के फाइटर्स ने उनको पास आने दिया, पास आके गोली चला दी। उसके अब तक मैं यही कह रहा हूं, 4 से 5 इजरायली सोल्जर्स उस घटना में घायल हैं। इजराइल को हवा नहीं थी, जबकि जब इजरायली सोल्जर्स उस मकान को खाली करके गए तो ऐसा नहीं सेंट्रीज नहीं थे, संतरी थे, करीब 2 या 3 संतरी वहां पर उन्होंने छोड़ रखे थे। लेकिन संतरियों की आंख में धूल जो कि कैसे संतरी वहां पर काम करेंगे जब वो उनका घर है, जिसका घर गाजा है, जिसका घर राफा है, एक एक गली जानता है। तुमने गलियां नष्ट कर दी, फिर भी जो अवशेष रह गई है वो तो है ना, गलियों के अवशेष। इतना बड़ा ग्राउंड है 45 किलोमीटर का, कहां तुम, ऐसा थोड़ा ना कि पूरा समतल हो गया है, और अगर समतल हो भी गया बड़ा हिस्सा, वहां पर भी अभी भी जैसे जब इमारतें टूट जाती हैं तो अपना निशान छोड़ जाती हैं, उन निशानों को हमास पहचानता है, एक एक मलबे को हमास पहचानता है, एक एक ईंटे को हमास पहचानता है, एक एक लाश जो उसके लोगों की वहां गिरी उसको पहचानता है। इसलिए वो कैसे तुम्हें छोड़ेगा, वो कैसे तुम्हें छोड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल इजरायली पूरी फौज के सामने आ गया है। तो ये देखिए अभी जो यहां पर जो हमास ने किया। अच्छा, दूसरी जो घटना जो कि नॉर्थ में हुई, अब जबलिया में देखिए, मैं आपको बता रहा था कि एक वीडियो आया है जिसमें दिखाया जा रहा है कि ईस्ट ऑफ जबलिया में, अब वो एग्जैक्ट डेट नहीं पता, लेकिन इसी 3 और 9 जून के बीच की है, जिसमें जो ईस्ट ऑफ जबलिया में हमास कम से कम 4 या 5 इजरायली सोल्जर्स को केंद्रित करके मार रहा है। तो अब ये जो, अच्छा वो वीडियो आया वो तो पहले की घटना हुई, अभी क्या हो रहा है, अभी जो है उसी जगह ईस्ट ऑफ जबलिया, वहीं पर ताल अल ज़तार के आसपास, वहां पर, और जो कि बेत लहिया जबलिया की ये जबलिया के बीच में है, वहां पर एक बड़ी लड़ाई चल रही है। क्योंकि वहां पर क्या हुआ कि अचानक एक हमास का पेट्रोल और एक आईडीएफ का पेट्रोल वो आमने सामने आ गए, और जब आमने सामने आ गए तो गोली चली, और जब गोली चली है तो फिर वही बात, आईडीएफ के लोगों ने अपने चिरपरिचित ट्रेंड अंदाज में कवर लेने की कोशिश की। उनके पास कुछ बैरिकेडिंग के सामान भी थे, उन्होंने बैरिकेड्स लगाए। हमास ने कोई बैरिकेडिंग नहीं की, वो पहले से ही मलबे वहां पर थे, जो वहां पर उनके चिन्हित मलबे थे, उन्होंने उसके पीछे कवर ले लिया। और इस तरीके से करीब सोचिए आधे घंटे 45 मिनट से लगातार गोली चल रही है। अभी तक उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। पीछे से इजराइल आईडीएफ अटैक नहीं कर सकती, बैकअप फोर्स बुला रही है, क्योंकि वहां हमास ने रोड ब्लॉक कर रखी है। और दूसरा, उनको डर है कि कहीं अगर वो आगे बढ़े तो फिर से नीचे से ब्लास्ट ना हो जाए, जिसका मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जो घटना 3 जून की है जबलिया की, जिसमें 3 आईडीएफ सोल्जर्स मारे गए थे जब नीचे से ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद से दिन में निकलना ही बंद हो गया है इनका, तो कोई बैकअप नहीं आ रहा है। तो इसलिए धीरे धीरे जो इजरायली फोर्स जो हमास से लड़ रही है, जो नॉर्थ गाजा की घटना मैं बता रहा हूं जबलिया और बेत लहिया के बीच की, तो उसमें कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरफ चीजें जा सकती है। अब ये देखिए जो एक सिचुएशन है। अब आपको एक चीज मैं बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही बड़ी है। अमेरिका में क्या हुआ है, अमेरिका में एक लॉस एंजलिस में बड़े राइट्स शुरू हो गए हैं, विद्रोह शुरू हो गया, राइट्स भी नहीं, विद्रोह शुरू हो गया, जिसके बारे में मैंने पोस्ट भी डाली। और उस विद्रोह में फिलिस्तीनी झंडे लहराए गए। वो विद्रोह शुरू हुआ एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट से, कि जो ट्रंप की पॉलिसीज है, अब ट्रंप नंगा हो गया, मस्क ने भी छोड़ दिया, अब ट्रंप खुल के एक रिएक्शनरी मोड में आ गया।
अब क्या है कि उसके खिलाफ लॉस एंजलिस में एक बड़ा विद्रोह होता है और उसमें जो है 2 दिन से वहां लगातार वहां की पुलिस, क्योंकि कैलिफोर्निया स्टेट में लॉस एंजलिस आता है, कैलिफोर्निया डेमोक्रेट्स के पास है, उसका गवर्नर डेमोक्रेट, तो इसलिए ट्रंप ने जो उनकी अपनी पैरामिलिट्री फोर्स होती है फेडरल रिजर्व, वो उन्होंने वो भेज दी ट्रंप ने, अमेरिका की पैरामिलिट्री फोर्स, नेशनल गार्ड कहते हैं उसको। तो नेशनल गार्ड्स वहां पर चले गए, आज पहुंचे। आज जब वो पहुंचे उन्होंने फ्लैग मार्च किया, फ्लैग मार्च के समय का वीडियो आ गया है और जो मैंने टेलीग्राम पे डाला, एक्स पे डाला, आपको भी पोस्ट किया उसका लिंक, और उसमें आप साफ देख सकते हैं कि उसमें फिलिस्तीन का झंडा लहराया जा रहा है, ब्रिज है, ओवरब्रिज के ऊपर जनता है, नीचे भी है, आगे से फ्लैग मार्च हो रहा है और वहां पर लगातार मोलोटोव कॉकटेल्स, पत्थर, जबरदस्त तरीके से लड़ाई हो रही है। जो प्रोटेस्टर्स हैं गैस मास्क लगाए हुए हैं और फिलिस्तीन का झंडा उसमें लहराया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दुनिया में कहीं भी अब विद्रोह हो रहा है, फिलिस्तीन उसका प्रतीक बन गया है। और फिलिस्तीन एक ऐसा प्रतीक मतलब अगर आप इमिग्रेशन पॉलिसीज का विरोध कर रहे हैं अमेरिका में, आप इंग्लैंड में कुछ कर रहे हैं, पेरिस में स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेशन हुए अभी कुछ दिन पहले, मैंने बताया था आपको, वहां पर फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। मतलब जहां भी प्रोटेस्ट हो रहा है, ये दुनिया में नई दुनिया एक उभर रही है, सड़कों की दुनिया जो महलों की दुनिया से एकदम अलग है। और इसकी सच्चाई जब तक लोग नहीं समझेंगे तब तक भ्रमित रहेंगे, चाहे वो किसी भी, चाहे हमारे देश का विपक्ष हो, चाहे कुछ भी हो, वो कभी भी कोई बदलाव नहीं ला सकता है। तो ये जो देखिए दुनिया उभर रही है जिसके केंद्र में फिलिस्तीन है, मैं यही बहस कर रहा हूं कि एक तरफ ठीक है दुनिया 2 धड़ों में बटी है, अमेरिका, इजराइल, ईरान, रशिया, चाइना, लेकिन ईरान, रशिया, चाइना में जो ईरान है, ईरान एक नई ताकत भी उभार रहा है, तीसरी ताकत, वो है सड़कों की ताकत, और वो ताकत रशिया, चीन, ईरान के पूरे ब्लॉक को मदद करेगी। तो ये देखिए जो पूरी रणनीति है, ये जिस तरीके से डेवलप हो रहा है। और गाजा फ्लोटीला का भी जो आज जो हश्र हुआ है, या उसको जो इजराइल ने उसके लोगों को गिरफ्तार किया है, उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। अभी देखिए जो आज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस गाजा की है, कम से कम 42 फिलिस्तीनी सिविलियंस आज शहीद हुए। और इसमें देखिए जो कुछ घटनाएं हुई हैं जो काफी मतलब हृदयवर्धक हैं, उसमें फिर वही बात आई है कि जो 8 सेंटर्स इनके हैं, 8 सेंटर्स इनके डेथ सेंटर्स बन चुके हैं, मौत के केंद्र बन चुके हैं। लेकिन वहां जो मौत के केंद्र बने हैं उसके बरखिलाफ हमास भी अपनी मौत की आंधी चला रहा है, और ये बात बार बार ये सामने आ रही है। और वो धीरे धीरे, क्योंकि राफा में है, वो राफा हम लोगों ने क्लियर किया पहले आईडीएफ ने, और हमास टैक्टिकली वहां से विड्रॉ किया। लेकिन अभी जो जंग चल रही है, जो राफा में हो रहा है, मैंने आपको बताया जो एक घर के अंदर घुस के हमास मार रहा है, अब वहां पर पूरा का पूरा इनका एड सिस्टम, जो इनका खून का केंद्र, मतलब दर्द संहार का जो केंद्र था, जो इनका मौत का केंद्र इन्होंने बनाया हुआ था, उस मौत के केंद्र को मौत की आंधी कैसे खत्म करेगी आप देखिएगा। वहां से कैसे ये गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन वाले जो कि रोज मार रहे हैं एड के नाम पे जो फिलिस्तीनी आते हैं, उनका कैसे सफाया होता है, उनका कोई बचेगा ही नहीं वहां। और अभी देखिए इजराइल ने आज ड्रोन स्ट्राइक करके भी गाजा में कुछ लोगों को मारा है। उसके बाद नेज़री में एक्सेस के पास टैंक अपना आगे बढ़ाया, वहां पर अलुमारी मॉस्क के पास बमबारी की, लेकिन वहां पर कोई हताहत नहीं हुआ। उसके बाद ये जो जबलिया में एक तरफ लड़ाई जहां चल रही है उससे थोड़ा अलग, वहां पर इन लोगों ने 2 स्कूल्स गिरा दिए। ऐसे ये लोग लगातार बम्बार्डमेंट कर रहे हैं और रोज मतलब लोगों को हत्या कर ही रहे हैं, सारी चीजें। लेकिन इसमें देखिए अब ये जो नरसंहार हो रहा है, इसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है अभी तक जो था वो तो था ही, अब वो कैसे बढ़ रहा है ये देखने की जरूरत है। और बढ़ किस मामले में रहा है? बढ़ मतलब एक जो रेजिस्टेंस फाइटर्स लड़ रहे हैं और एक तरफ जो फिलिस्तीनी जनता लड़ रही है। फिलिस्तीनी जनता भी जो है ये भी बड़ी जबरदस्त तरीके से सामने आ रही है। अब आप देखिए, और ये आपको वेस्ट बैंक में और ज्यादा दिखाई पड़ेगा। वेस्ट बैंक में आज साउथ ऑफ नाब्लस कारियोत विलेज में जबरदस्त एक धमाका हुआ जिसमें कई सेटलर्स घायल हो गए। उसके बाद तुलकरेम कैंप में फिर से हमला किया आईडीएफ ने, और वो लेकिन सफल नहीं रहा। उसके बाद सेटलर मिलिशिया, जो जूइश सेटलर्स हैं, उनकी अपनी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, उनको हथियार, जो इलीगल सेटलर्स हैं उनको जो हथियार इजराइल ने दिए हैं, इन्होंने बुरिन विलेज साउथ नाब्लस में एक परिवार पे हमला किया, वहां भी इनको मुंह की खानी पड़ी।
उसके बाद मुस्तफ़ा अल-ताल जो कि हिब्रॉन में है, दहिरिया चेक पॉइंट पे, वहां भी जबरदस्त लड़ाई हुई आज। जनता बार बार उभर के सामने आ रही है। वेस्ट बैंक में इनका पूरा इनिशिएटिव मैंने आपको डिटेल बताया था परसों कि जेनिन में जो पूरी टैक्टिक्स अपनाई हॉर्नेट्स नेस्ट वाली, कि बार बार आगे बढ़ो, विड्रॉ करो और उसके बाद एक हॉर्नेट्स नेस्ट क्रिएट करो, यानी एक ऐसा माहौल बनाओ, एक ऐसी सिचुएशन पैदा करो जिससे इजरायली आईडीएफ के लोग हमेशा परेशान रहें। भिंड का झुंड, तो हमेशा तो वो जो पूरी पॉलिसी है भिंड का झुंड क्रिएट करना और सीधे लड़ाई में नहीं आना, एक छोटे संख्या को लड़ाई में आगे भेजना, बड़ी संख्या पीछे रहना और उसके बाद फिर एक छोटी संख्या आगे जाना, बड़ी संख्या पीछे रहना, फिर भिंड का झुंड एक क्रिएट करना। ये जो पूरी पॉलिसी है वेस्ट बैंक में, इससे बहुत जबरदस्त एक डिविडेंड्स रेजिस्टेंस को मिल रहे हैं। उसके बाद देखिए जो जेनिन कैंप में जो आपको मैंने बताया था कि जहां पर अल हमामा राउंड अबाउट में जहां पर ब्लास्ट हुआ था, वहां पर स्थिति यह हो गई है कि इजरायली सोल्जर्स वहां पर शिन बेत अभी तक एक तो पता नहीं लगा पाई है कि पूरी तरह से क्या हुआ है, और दूसरी तरफ ये भी एक स्थिति बन गई है कि वो जो आईडीएफ की फोर्सेस डिप्लॉयड थी अल हमामा राउंड अबाउट में, वो विड्रॉ कर चुकी। अब हम देखिए आते हैं जो इंटरनेशनल जो स्थिति, अब इंटरनेशनल स्थिति में देखिए जो मैडिलिन फ्लोटिला, जो गाजा फ्लोटिला गाजा की तरफ बढ़ रही थी, उसको आईडीएफ ने रोक दिया है, उसके लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, उनको गिरफ्तार करके अशदोद ले जा रहे हैं। अशदोद में वहां उनको दिखाएंगे कि हमास ने क्या एट्रोसिटीज की, पुराने वीडियोस जो इजराइल का नैरेटिव है, हालांकि वो नैरेटिव ध्वस्त हो चुका है, कोई नहीं मानता है कि हमास ने बलात्कार किया, ये किया, इजरायली फोर्सेस ने खुद अपने लोगों को मारा, सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी उन एक्टिविस्ट को वहां पर अशदोद ले जाया जाएगा, उनको दिखाया जाएगा और उनको छोड़ दिया जाएगा। जो गोली चलाने की हिम्मत इजराइल की इस बार नहीं हुई। अदरवाइज आप जान लीजिए इजराइल वो ताकत है जो कुछ नहीं देखती। अब अमेरिका के हो, आप इंग्लैंड के हो, कहीं के हो, अगर आपने कोई एक्टिविज्म शो किया प्रो पैलेस्टाइन तो गोली मारते हैं, और ऐसे कितने फॉरेन एक्टिविस्ट मारे जा चुके हैं, रेशल कोरी से लेके 2002 में और लेके अभी तक। इसलिए मैं मतलब लंबा 23 साल का इतिहास है। और उसके बाद जो गाजा फ्लोटिला आज जो आई, उसके एक भी गोली नहीं चली, अंदर घुसी आईडीएफ को पता था, पहले भी पता था, जो 2011 में गोली चलाई थी उस समय भी पता था हथियार नहीं है, लेकिन ये है कि हथियार है ये कहते हुए गोली चलाई थी। इस बार ग्रेटा थनबर्ग वगैरह थी वहां पर, और भी बड़े नाम थे, इनकी हिम्मत नहीं हुई, इन लोगों ने गिरफ्तार करके इनको एक अलग जगह ले गए। लेकिन उसी के साथ एक दूसरा गाजा की तरफ, इस बार समुद्र के रास्ते से नहीं बल्कि सड़क के रास्ते से शुरू हो गया, ट्यूनीजिया से, और ये पूरा आएगा इजिप्ट क्रॉस करते हुए राफा पे, और राफा पे धावा बोलेगा। पूरा एक बड़ी जनसंख्या आएगी, बसों में लोग आ रहे हैं। मैंने कल पैदल मार्च कहा था, वो बसों में लोग आ रहे हैं, एक खास जगह रुक के वहां से पैदल मार्च होगा। ट्यूनीसिया से इजिप्ट काफी मतलब डिस्टेंस है, तो वो देखिए ये भी एक इंस्पिरेशन मिल रहा है पूरी दुनिया को। उसके बाद आप देखिए जो एक इजराइल की जो अंदर की स्थिति, उसको हमास को लेके जो सारी बातें हो रही हैं, जो इजरायली एनालिस्ट हैं वो इस चीज को देख रहे हैं कि इजराइल की पॉलिटिकल सिचुएशन नेतन्याहू के खिलाफ जा रही है। इजराइल की वो स्थिति है नहीं कि बहुत दिनों तक वो जो पार्लियामेंट में उसके वोट होना है कंस्क्रिप्शन पे, कि जो हेरेदिक जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जूज हैं उनको आर्मी में लिया जाए कि नहीं लिया जाए, इस पे जो वोट होना है वो बार बार आगे पीछे हो रहा है। एक ना एक दिन वो जल्दी होगा, तो अगले साल चुनाव होने तो हो सकता है इसी साल हो जाए। अब इसको लोग समझ रहे हैं। अब इसको लेके जो एंटी नेतन्याहू फोर्सेज हैं उन्होंने अपना हमला बढ़ा दिया है, और वो ये कह रही है कि हमास को तो तुमने पहले भी कहा था खत्म हो गया, अभी तुम फिर कह रहे हो हमास खत्म हो गया, लेकिन हमास तो खड़ा है। अच्छा, एक इन्होंने खबर उड़ाई कि मोहम्मद सिनवार मारे गए, उसका इन्होंने वीडियो भी दिखाया। एक लाश वो घसीट रहे हैं, कह रहे हैं कि मोहम्मद सिनवार की लाश है। फिर एक टनल्स की शाफ्ट दिखाई कि एक टनल है, उसके नीचे दूसरी टनल है। ये बाकायदा इजराइल ने इजराइल ने वीडियो रिलीज की, लेकिन उन वीडियोस का उसमें अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो क्या है, क्योंकि उतने कन्विक्शन से ना इजराइल कुछ कह पा रहा है, ना इजराइल के लोग कह पा रहे हैं, मतलब जो उनकी सिक्योरिटी सर्विसेज हैं। हम लोगों से कहा जा रहा है मान लो मोहम्मद सिनवार मारा गया है। हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को शहीद होते देखा है। मोहम्मद सिनवार के शहीद होने से हमास पे
असर नहीं पड़ेगा वो हम जानते हैं। जब यहिया सिनवार के शहीद होने से नहीं पड़ा, लोग सोच रहे थे पता नहीं क्या क्या उस समय, और आज देखिए हमास आगे ही बढ़ा है। मोहम्मद सिनवार के शहीद, लेकिन झूठ तो ना बोलो ना, कम से कम कोई प्रूफ दिखाओ। और बिना प्रूफ दिखाए ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, अब इससे हमास को तो असर ही नहीं पड़ता। हमास तो ये सब देखता ही नहीं, उसके पास ऐसे है ही नहीं, इंटरनेट ही वो नहीं यूज करता तुम्हारा, तो इसलिए वो तो तुम छोड़ ही दो। अभी इस समय जो पूरी एक सिचुएशन है उसमें मोहम्मद सिनवार से लेके बहुत सारे लड़ाके उनके आसपास के वो अभी महफूज हैं। मोहम्मद सिनवार के बारे में ये हो सकता है कि वो शहीद हुए हों, ये भी हो सकता है वो महफूज हो, कोई ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन उनके सेकंड इन कमांड, उनके थर्ड इन कमांड ऑलरेडी उनको ट्रेन किया जा चुका था। अभी नहीं, 3 महीना पहले जब सीज फायर हुआ था ये खबर आई थी। तो ये जो पूरी एक सिचुएशन है इसको लेके एक हर जगह एक माहौल बड़ी तेजी से बदल रहा है। उसके बाद आपको बताएं ईरान की जो सिचुएशन है उसमें जो अमेरिका और ईरान को लेके जो न्यूक्लियर टॉक्स चल रही हैं, नेतन्याहू और ट्रंप की आज रात को ही बातचीत है, और उस बातचीत में संभवतः ये साफ हो जाएगा कि ईरान ने अभी क्या जवाब दिया है। ईरान ने जो जवाब दिया है उसके बारे में आभास लगना शुरू हो गया है। ईरान ने अमेरिका को ना कह दिया है, या ईरान अमेरिका की शर्तों पे समझौता नहीं करेगा। अब यहां बात फंसेगी कि ट्रंप क्या चाहता है, नेतन्याहू क्या चाहते हैं, ये लोग क्या चाहते हैं, तो वो एक अलग सवाल है जिसको हल करना होगा इन लोगों को। ये लोग जबरदस्ती लड़ाई थोप के नहीं कर सकते। दूसरी बात देखिए, सीरिया में रेजिस्टेंस फिर से उभर गया। आज फिर से इजरायली सेना क्विनेत्रा से आगे नहीं बढ़ पाई, ये कम से कम 6वीं बार है। और उसके साथ साथ ये भी हो गया है कि अब जो सीरिया का जो रेजिस्टेंस है, तो वो भी जैसे अभी तक तो ये था कि जैसे एक एरिया में इजराइल आगे बढ़ता था वहां रोकता था, उसको गोली चलने लगती थी, इजराइल पीछे हट जाता था। फिर इजराइल ने सोचा कि नहीं, हम भी गोली चला के आगे बढ़े, तो अब वो लोग गुरिल्ला वॉरफेयर पे आ गए। आज ही 2 इजरायली कॉन्वॉयज पे हमला हुआ और उसमें कुछ इजरायली सोल्जर्स, 2 इजरायली सोल्जर घायल भी हुए। अब इस चीज को प्रचारित नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये बात हुई है। तो सीरिया की पूरी सिचुएशन ऐसी। फिर लेबनान में यूनिफिल जो यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स है, उसको अब खुल के लेबनान की जनता रोकने लगी है, और लेबनीज आर्मी उसके खिलाफ हो गई। मैंने आपको पहले बताया था, ये बहुत बड़ी हिजबुल्लाह की जीत है। और हिजबुल्लाह देखिए लेबनीज आर्मी को अपनी तरफ करके बहुत जल्दी फ्रंट में फिर से उतरने वाला है, क्योंकि यमन आपने देखा होगा 2-3 दिन से शांत है। और वो इसलिए शांत है क्योंकि यमन एक नए कोऑर्डिनेट्स पे काम कर रहा है। उसको जो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं कुछ डिफेंस इंस्टॉलेशन के इजराइल, और वो ईरान से कोऑर्डिनेशन चल रहा है। क्योंकि देखिए ईरान और अमेरिका की बातचीत जैसे ही टूटती है वैसे ही इजराइल एग्रेसिव हो जाएगा। हालांकि अभी ट्रंप कोई दिमागी खेल खेलेगा, कुछ ऐसा भटकाने वाला बयान देगा, लेकिन उसमें भटकने की जरूरत नहीं है। उसमें एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि ईरान ने ट्रंप को ना कह दिया है और ट्रंप अब कुछ कर नहीं सकता है। ट्रंप डोमेस्टिक फ्रंट पे इतनी बुरी तरह से घिरा हुआ है इस समय। तो ईरान का जो पूरा मामला है वो यमन को उसने अभी कहा है 2-3 दिन कुछ कोऑर्डिनेट्स पे काम करो। इजराइल हो सकता है जहां से ईरान पे बमबारी करने वाला वहां पर यमन स्ट्राइक कर दे, इसकी भी तैयारी हो रही है। ये बड़ी खुफिया खबरें हैं। अच्छा, अभी जो ईरान ने इजराइल से जो एक बड़ा जखीरा इंटेलिजेंस का चुराया, जिसको न्यूक्लियर हाइस्ट कहा गया है। न्यूक्लियर हाइस्ट मतलब जैसे जुवेलरी की हाइस्ट होती है, एक बड़ी चोरी को हाइस्ट कहते हैं, मतलब प्लान्ड वे में जो ऑर्गेनाइज चोरी होती है उसको हाइस्ट कहते हैं। ईरान के इसको न्यूक्लियर हाइस्ट कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर सीक्रेट्स ईरान ने इतने बड़े, जैसे पूरी तिजोरी खाली कर दी किसी ज्वेल थीफ ने। तो वो ईरान और बड़ी खबर है भाई, ईरान ने कैसे किया ये अभी तक लोग समझ नहीं पा रहे, अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है। बड़े बड़े एनालिस्ट लगे हैं इसमें, अमेरिका के, इजराइल के। ईरान ने ये किया कैसे? इतना कौन सा बहुत बड़ा एसेट्स क्रिएट कर दिए? क्योंकि अभी तक जो इजराइल ने पकड़े हैं जिन लोगों को इजराइल ने पकड़ा है जो ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे, उसमें ठीक है कुछ लोग आइडियोलॉजिकली कन्विंस थे कि इजराइल कोई एक आर्टिफिशियल स्टेट है, कोई राज्य नहीं है और इसके साथ हम नहीं हैं, दिल से नहीं है। तो जो दिल जले थे एक तरह से इजराइल के, उसको टैप किया ईरान ने। लेकिन
ये जो सीक्रेट्स, न्यूक्लियर सीक्रेट्स निकाले, इसके लिए तो अंदर के आदमी चाहिए ना। न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन में इसका मतलब इजराइल के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के कुछ लोग ईरान के लिए काम कर रहे हैं। जैसे पहले इजराइल ने ईरान के कई न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला किया, उसके कई साइंटिस्ट को मारा। लगातार आप 2010 से 2019 2022 तक देख लीजिए कितने न्यूक्लियर साइंटिस्ट ईरान के इजराइल ने मरे, और सब भीतर घात करके। इस्माइल हानिया को मारा, रईसी साहब को भी, का भी पूरा मामला उसी में आता है। तो अब जो मोसाद का जो पेनिट्रेशन ईरान में था वो कम हो गया है। ईरान का पेनिट्रेशन, ईरान की सीक्रेट सर्विस का पेनिट्रेशन इजराइल में ज्यादा हो गया। ये पूरी सच्चाई, एक नई सच्चाई उभर के सामने आ रही है। उसके बाद आप देखिए फ्रांस और इंग्लैंड में आज फिलिस्तीन के सवाल को लेकर झगड़ा हो गया। मैक्रोन जो है वो, उसकी डोमेस्टिक मजबूरी है कि वो फिलिस्तीन को आज़ादी का स्टेटस, मतलब उसको रिकग्नाइज करे एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। ब्रिटेन ने कहा था हम तुम्हें साथ देंगे, लेकिन ब्रिटेन पे प्रेशर पड़ गया। अब ब्रिटेन और फ्रांस में, तो यूरोप की जो यूनिटी यूक्रेन के सवाल पर रशिया के अगेंस्ट बनी है, वो फिलिस्तीन के सवाल पर टूट भी सकती है, क्योंकि स्पेन और तमाम देशों ने बड़ा स्ट्रांग स्टैंड ले लिया है और उन लोगों ने ऑलरेडी सैंक्शन लगा दिए हैं। वो ऑलरेडी आर्म्स एम्बार्गो की बात कर रहे हैं। ईस्ट यूरोप के पोलैंड में मैंने आपको बताया कि वहां जो नया राष्ट्राध्यक्ष चुन के आया है, वो खुद इस बात का उसको ये है कि मतलब वो प्रो रशिया ने कुछ हद तक और एंटी इजराइल है। और अब आप सोचिए, तो इसलिए ये जो पूरा एक मुद्दा बन रहा है, हंगरी में ऑलरेडी एक आदमी है, मतलब जो वहां के राष्ट्राध्यक्ष है, वो ऑलरेडी वेस्ट के साथ होते हुए भी, इजराइल का समर्थक होते हुए भी एंटी रशिया नहीं है, वेस्ट का साथ उस पर नहीं दे रहा है। यूक्रेन के खुद के लोग जो हैं, जो इजराइल को हेल्प करते थे, इजराइल उनको हेल्प करता था, वो उनका नाता टूट गया है। रशिया लगातार आगे बढ़ रहा है यूक्रेन में। अब इस पूरी परिस्थितियों में आप देखिए कि कौन सी ऐसी चीज है जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के खिलाफ जा रही। कोई एक चीज नहीं है, एक चीज नहीं। और ये पिछले 2-3 दिनों से लगातार हो रहा है, जब से हमास ने, जब 3 जून से जो हमास ने इनिशिएटिव लिया, जब उसकी खबरें बाहर आने लगी, तो ये सारा देखिए सामने आने लगा। तो ये देखिए आज की खबरें हैं। कल आपके सामने फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।